हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बजट 2017। 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट जो है संसद में पेश किया गया लोकसभा में। तो आइए देखते हैं। ये 1 फरवरी 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के लिए केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि स्वतंत्र भारत का यह पहला बजट है जो संयुक्त आम बजट और रेलवे बजट एक साथ पेश किया गया है। और अगला इसमें है कि सभी मंत्रालयों सभी विभागों को जो है अलग अलग आवंटन किया गया है पैसों का। तो ये लिखा है पहली बार आम बजट के साथ एक समेकित आउटकम बजट भी पेश किया गया है जिसमें सभी मंत्रालय विभाग को शामिल किया गया है। अगला है देखते हैं कृषि और किसान कल्याण के लिए क्या किया गया है। इसमें जो चालू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इसमें 4.1% की कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने की जो है अनुमान लगाया गया है, उम्मीद है मतलब। अगला है कि कृषि संबंधी क्रेडिट के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान 2017-18 में किया गया है। अगला इसमें पॉइंट है कि जो विमुद्रीकरण की वजह से 2 महीने का जो कर्ज माफ कर दिया गया है किसानों का, इससे किसानों का फायदा होगा। अगला पॉइंट है छोटे किसानों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर प्रणाली के साथ जो सभी 63,000 इनकी जो शाखाएं हैं, 63,000 शाखाएं हैं, ये सभी जो शाखाएं हैं ये इनको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और ये सभी नाबार्ड के अंदर आती हैं। तो इसके लिए जो है सरकार नाबार्ड को सहायता देगी। अगला पॉइंट देखते हैं। फसल बीमा योजना के तहत जो है 2015-16 में जो है 30% कृषि क्षेत्र जो है वो इसमें जो है फसल क्षेत्र कवर किया गया था। और 2017-18 में 40% कवर करने का लक्ष्य रखा गया है और 2018-19 में 50% क्षेत्र जो है कवर करने के लिए इसमें प्रावधान है। और इसमें जो है इसके लिए बजट जो है 9,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। इसमें है वही कि ओलावृष्टि या कि कोई कैलेमिटी जब आ जाती है उसकी वजह से अगर किसान जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर अपना बीमा कराया रहता है तो उसको लाभ दिया जाता है। अगला है कि देश में जितने 648 कृषि विज्ञान केंद्र हैं सभी में जो है मृदा नमूना परीक्षण हेतु लघु प्रयोगशालाएं इसमें खोली जाएंगी। फिर अगला इसमें है कि नाबार्ड में एक अलग से जो है सूक्ष्म सिंचाई निधि की खोली जाएगी, उसके लिए जो है 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसका नाम है कि यही प्रतिबूंद अधिक फसल। तो इसमें ये लिखा है 5,000 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि के साथ प्रतिबूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि की स्थापना की जाएगी। कि वही नाबार्ड में जो है अलग से प्रतिबूंद अधिक फसल सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई निधि की फंड बनाया जा रहा है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का आरंभिक निधि से इसकी शुरुआत की जा रही है। आगे देखते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो है दीर्घावधि सिंचाई निधि का जो 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था पिछले में, उसका जो है पूरा जो है 100% अधिवर्धन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है इसमें नाबार्ड के साथ एक डेयरी प्रसंस्करण और रचना विकास की निधि की स्थापना की जाएगी 2,000 करोड़ के साथ। ये अच्छा स्टेप है और इसको यह जो है 3 सालों में बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। तो नाबार्ड के साथ में लिखा गया है 2,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ नाबार्ड में डेयरी प्रसंस्करण और अवरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी और यह राशि 3 वर्षों में बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए की जाएगी। आगे देखते हैं अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किए हैं, बजट में क्या है। अब केंद्रीय बजट राज्यों के बजटों
स्व सहायता समूह आदि के लिए जो है बैंक लिंकेज ग्रामीण गरीबों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। इसमें जो है राज्यों के बजटों इसमें और स्व सहायता समूहों के लिए जो है एनजीओ जो होते हैं आदि के लिए जो है बैंक लिंकेज से ग्रामीण गरीबों की के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़, इसमें जो है ग्रामीण गरीबों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो राज्य सरकार के बजट से जो ही पैसा जाएगा सब ऑनलाइन पैसा जाएगा उनके खाते में। अगला है कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1 करोड़ परिवारों और 50,000 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्योदय चलाया गया है। वर्ष 2019 में गांधी जी की 125वीं जयंती है, तो इसमें ये लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ परिवारों और 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से बाहर लाया जाएगा। इसके लिए जो है मिशन अंत्योदय शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला है कि मनरेगा के अंतर्गत कृषि से जुड़े 5 लाख के लक्ष्य की तुलना में मार्च 2017 तक की खेती से 10 लाख तालाबों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसमें यह है कि 2017 तक जो है 10 लाख तालाब बना दिए जाएंगे और पहले लक्ष्य था 5 लाख तालाब से कृषि क्षेत्र के लिए। आगे है कि इसमें वर्ष 2017-18 के दौरान खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़ाकर 55% की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा में जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी की गई, तो 48 से बढ़ा के 55% कर दी गई है। और इसमें मनरेगा में 2017 में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है, 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा आवंटन यही है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें जो है इनका जो अब तक जो लक्ष्य होता था 2011 और 14 के दौरान औसतन 63 किलोमीटर जो है प्रतिदिन सड़क बनती थी, लेकिन अब क्या है 2016-17 में जो है ये बढ़ाकर 133 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। तो इसमें ये लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के निर्माण की गति 2016-17 में बढ़कर 133 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई, जबकि 2011-14 के दौरान ये 73 किलोमीटर थी। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, सरकार ने जहां नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए भी प्रावधान किए हैं। तो सरकार ने नक्सलवादी प्रभावित ब्लॉकों में 100 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले निवासों को प्रधानमंत्री PMGSY के अंतर्गत, वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसे जोड़ने का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी निवासों को 2019 तक कवर किए जाने की संभावना है। इनको जो है सड़क से जोड़ा जाएगा। जो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र हैं जिसमें 100 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या है उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाएगा और ये लक्ष्य रखा गया है 2019 तक। और 2017-18 में राज्य के हिस्से सहित प्रधानमंत्री इतना जो है 27,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें यही है कि जो नक्सलवादी प्रभावित ब्लॉक हैं जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति रहते हैं उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 तक जोड़ा जाएगा। और इसमें 2017-18 में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इसमें आवंटन किया गया 27,000 करोड़ के लिए किया गया। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र जो है 1 मई 2018 तक जो है 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास थे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कब तक जो है किस ईयर तक या किस डेट तक जो है 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है सरकार ने, तो ये 1 मई 2018। अगला है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
और ऋण समर्थन स्कीमों के लिए आवंटन 3 गुना बढ़ा दिया गया है। रोजगार सृजन कार्यक्रम और ऋण समर्थन स्कीमों के लिए आवंटन 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। अगला है ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज जो है अक्टूबर 2014 में 42% थी, जो अब बढ़कर 60% हो गई है। इसमें अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में नए कौशल विकसित करने के लिए 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को जो है राजगिरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए कौशल विकसित करने के लिए जो है 5 लाख व्यक्तियों तक राजगीर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 लाख व्यक्तियों को जो राजगीर प्रशिक्षण दिया, और ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक के लिए। अगला है पंचायती राज संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिए जो है मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम चलाया जाएगा। 2017-18 में यही प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिए मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 1,87,223 करोड़ रुपए का है। पूछेगा ऐसे कि ग्रामीण क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 1,87,223 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं शिक्षा और कौशल एवं रोजगार में। शिक्षा कौशल एवं रोजगार में क्या आवंटन किया गया है? इसमें है विद्यालयों में वार्षिक ज्ञान परिणाम को मापने के लिए एक प्रणाली शुरू की जाएगी, कि मतलब जो उसका रिजल्ट आता है, कितना प्रगति हो रही बच्चों में, क्या सुधार हो रहा है, सबके लिए एक प्रणाली बनाई जाएगी। अगला इसमें है सार्वभौमिक पहुंच, लिंग समानता, गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु इसमें नवाचार निधि शैक्षिक, इसमें जो है नवाचार निधि बनाई जाएगी। इसमें जितने पिछड़े 3,769 जिलों में प्रारंभ की जाएगी। जो जितने इसमें इसमें क्या है, सार्वभौमिक पहुंच, लिंग समानता, गुणवत्ता सुधार सही करने के लिए जो पिछड़े जो है 3,479 जिले हैं, इनके लिए जो है नवाचार निधि का प्रावधान किया गया है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए एक स्वयं प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। इसमें जो है कम से कम जो है 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम होंगे। ये सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए मतलब ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, स्वयं प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है। इसमें कम से कम जो है 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम इस पे उपलब्ध होंगे। ये पूछा जाएगा शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड बजट में जो है कौन सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है जिसमें ऑनलाइन लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र इस पे उपलब्ध हैं। तो इस पे है 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम है और इसका नाम है स्वयं प्लेटफॉर्म। आगे देखते हैं उच्च शिक्षा संस्थाओं में ये क्या किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में जो देश में होते हैं सभी के लिए जो है एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाई जाएगी। देखिए इसमें लिखा है उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और स्वसंपोषित प्रमुख परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का स्थापना की जाएगी। तो इसमें जैसे अभी मेडिकल के लिए एक चल रहा है बात की, मतलब मेडिकल के लिए ऑल इंडिया चाहे जितने स्टेट का हो या सेंट्रल का हो सभी के लिए जो है एक एजेंसी बनाई जाएगी, उसी के तहत सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे उनके। अगला है देश भर में 600 से ज़्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि देश भर में कितने जिलों में जो है प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, तो 600 जिलों में। अगला है कि इसमें है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र देश भर में जो है 100 स्थापित किए जाएंगे। एक तो था प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, तो ये 600 से ज़्यादा जिलों में जो है इनका विस्तार किया जाएगा। अगला है कि 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र देश भर में स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं ये जो है 4,000 करोड़ रुपए की लागत से
आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम संकल्प जो है शुरू किया गया है। इसका जो लक्ष्य है कि 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो इसमें संकल्प के लिए संकल्प योजना इसमें कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट का आवंटन जो है 4,000 करोड़ रुपए है। अब आगे देखते हैं, औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण स्ट्राइप का अगला चरण जो है 2017-18 में इसके लिए 2,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण स्ट्राइप का जो है अगला चरण 2017 में 2,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में पर्यटन और रोजगार बढ़ाने के लिए अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा। ये पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा। अब गरीब और विशेष सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें ये है कि 14 लाख ICDS आंगनबाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए एक स्टाफ सामूहिक सहायता प्रदान करेगा। तो इसमें यही है कि जो गांव में अभी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें से 14 लाख ICDS जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। उससे जो है एक महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये क्या करेगा, ये ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनको कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए एक मदद होगी, एक सहायता होगी। अगला है कि मातृत्व लाभ जो है प्रेगनेंसी के लिए खाते में जो है 6,000 रुपये जो है सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत उस प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक में सीधे 6,000 रुपये अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चे का टीकाकरण कराएगी। तो 6,000 रुपये का सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा मातृत्व लाभ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चे को टीकाकरण कराएगी। आगे देखते हैं, अगला ये है, गरीब परिवारों को प्राकृतिक आपदाओं से उनके घर और घरेलू सामानों की हानि की भरपाई के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने के लिए 1 लाख रुपए के कवर हेतु 100 रुपये के वहनीय वार्षिक प्रीमियम पर प्रधानमंत्री आपदा बीमा नामक स्कीम। इसमें यह है कि 1 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है, गरीबों के सारा सामान उसमें बर्बाद हो जाता है, घर डूब जाते हैं, तो इसमें 100 रुपये वार्षिक जो प्रीमियम होगा दे होगा और 1 लाख रुपए का बीमा होगा। ये जो है प्रधानमंत्री आपदा बीमा के तहत एक नई स्कीम शुरू की गई है। गरीब परिवारों का आपदाओं के लिए 1 लाख रुपए का बीमा, प्रीमियम कवर कितना होगा, 100 रुपये का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाएगा। इसका नाम है प्रधानमंत्री आपदा बीमा योजना। अगला है, राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की व्यष्टि आवास ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत जो है 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सरकार ने वर्ष 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस
खत्म करने का प्रावधान किया है, और वर्ष 2018 तक कोड खत्म करने का प्रावधान किया है। और खसरा के लिए क्या डेडलाइन है? 2020 तक। तपेदिक के लिए 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा कालाजार और फिलारियासिस की क्या लक्ष्य रखा है खत्म करने का? 2017। कोढ़ के लिए जो है 2018 डेडलाइन रखा है, खसरा के लिए 2020 रखा है, और तपेदिक के लिए 2025। एक बार फिर देखते हैं, कालाजार और फिलारियोसिस के लिए जो है 2017, कोढ़ के लिए 2018, खसरा के लिए 2020, और तपेदिक के लिए 2025। ये एक बहुत अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड और गुजरात में जो है 2 नए एम्स स्थापित किए जाएंगे। ये इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा कि 2 नए एम्स कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो एक है झारखंड में, एक गुजरात में। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, डॉक्टरों को जो वो है, डॉक्टरों का स्तर मजबूत करने के लिए, मतलब देश में भी डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, उनको मजबूत करने के लिए हर साल जो पीजी होती है उसमें जो है 5,000 सीट बढ़ाई जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त 5,000 स्नातकोत्तर वही पीजी की सीटें सृजित की जाएगी। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनको और योग्य बनाने के लिए, उनकी विशेषज्ञ बनाने के लिए जो है 5,000 डॉक्टरों को पीजी में जो एमएस करते हैं उसमें जो है सीट बढ़ाई जाएगी। अगला देखते हैं, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए बजट 2016-17 में जो है 65% बढ़ाया गया है। 2000 अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन जो है 28,155 करोड़ रुपए, और अल्पसंख्यक कार्यों के लिए जो है 4,195 रुपये करोड़ का बजट जो है रखा गया है। तो इसमें यही पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना बजट में आवंटन किया गया? तो 28,155 करोड़ रुपए, और अल्पसंख्यकों के लिए जो है 4,195 करोड़ रुपए का। अच्छा, बड़ी ये बहुत अच्छा स्टेप है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाएंगे, जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी ब्यौरे जो है निहित होंगे। अब आइए इंफ्रास्ट्रक्चर का अगला देखते हैं, रेलवे में। इसमें है रेल, सड़क, पोत परिवहन सहित समूचे परिवहन तंत्र के लिए 2017-18 में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि इसमें रेल, सड़क, पोत परिवहन के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है 2017-18 में? तो है 2,41,387 करोड़। 2,41,387 करोड़ का प्रावधान किया गया है रेल, सड़क और पोत परिवहन के लिए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 2017-18 के लिए रेलवे की कुल पूंजीगत और विकास व्यय को 1,31 करोड़ रुपए पर स्थिर रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त 55,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1,31,000 में 55,000 जो है गवर्नमेंट देगी, और रेलवे अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट ये किराए से सब मैनेज करेगी। तो 2016-17 में बजट के लिए प्रावधान 1,31,000, जिसमें सरकार जो है 55,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। अगला है यात्रियों की सुरक्षा के लिए 5 वर्ष की अवधि में 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि से जो है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा। तो इसमें ये है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा। तो कितनी अवधि के लिए? 5 वर्षों के लिए। किस लिए? यात्रियों की सुरक्षा के लिए। इसमें जो बजट का आवंटन कितना है? 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ। आगे देखते हैं, इसमें जो है ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को
कब तक समाप्त कर दिया जाएगा? 2020 तक। आगे देखते हैं, अगला है कि 3 वर्षों में थ्रूपुट में 10% वृद्धि के प्रस्ताव है। इससे विनिर्दिष्ट गलियारों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के माध्यम से किया जाएगा। 3 वर्षों में थ्रूपुट में 10% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ये कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वैसे एक बार इसको देख लीजिए। अगला ये इम्पोर्टेंट है कि ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगाने की घोषणा है। अगर आप IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो उस पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अगला है कि इसमें नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की गई है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है। क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण के अभिनव मॉडल के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानवीकरण एवं स्वदेशीकरण पर फोकस करते हुए एक नई मेट्रो नीति की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017-18 में 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन शुरू होगी। ये पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर रेलवे लाइन, तो 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन 2017-18 में। और देश में जितने स्टेशन है 500 स्टेशनों पे दिव्यांगजनों के लिए जो है उनके लिए लिफ्ट और एस्कालेटर की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला है, मध्यावधि में लगभग 7000 स्टेशनों को सौर ऊर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है। मतलब 7000 स्टेशनों पे जो है सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। अगला है, SMS आधारित क्लीन माई कोच सेवा शुरू की गई है। SMS के थ्रू ही इसमें जो है अपना कोच साफ करवा सकते हैं, उसके लिए क्लीन माई कोच सेवा शुरू की गई है। और अगला है, कोच मित्र सभी कोच संबंधी शिकायतों और आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए एकल विंडो इंटरफेस शुरू किया जाएगा। इसमें कोच मित्र जो है कोच संबंधी शिकायत और आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए एकल विंडो की शुरुआत की जाएगी। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2019 तक भारतीय रेल के सभी कोचों को बायो टॉयलेट लगाया जाएगा। 2019 तक सभी ट्रेनों में जो है बायो टॉयलेट लगाया जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें यही कि मौजूदा कानूनों को युक्तायुक्त बनाकर नया मेट्रो रेल अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा। इसमें बस यही है इसमें। अगला देखते हैं, सड़क सेक्टर में राजमार्गों के लिए आवंटन 2016-17 में जो है 57,976 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 64,900 करोड़ किया गया। सड़क सेक्टर में जो राजमार्गों के लिए 2016-17 में बजट का आवंटन था 57,976 और 2017-18 में जो है 64,900 रुपए का आवंटन किया गया है। अब इसमें अगला है कि तट क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें 2000 किलोमीटर लंबी कनेक्टिविटी के लिए जो है प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या है, तटीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए निर्माण और विकास हेतु 2000 किलोमीटर लंबी तटीय कनेक्टिविटी सड़कों को चुना गया है। अब इसमें देखते हैं, PMGSY वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल लंबाई 2014-15 से मौजूदा वर्ष 1,40,000 किलोमीटर है। 2000 जो पिछले 3 वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है। बस इसको ऐसे देख लीजिए एक बार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल लंबाई 2014-15 से मौजूदा अब तक जो है 1,40,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ हवाई अड्डों चुनिंदा हवाई अड्डों को जो है चुना जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। तो इसमें है 2 स्तरीय शहरों में चुनिंदा हवाई अड्डों को सरकार निजी भागीदारी में प्रचालन और रखरखाव के लिए लिया जाएगा। अगला देखते हैं, भारत नेट के अंतर्गत 2017-18 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए
50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्धि होगी। जो नेट की कनेक्टिविटी का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाएगा। उसको जो है 1,50,000 ग्रामों का लक्ष्य इसमें 2017-18 के बजट में रखा गया है। 1,50,000 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड जो है फाइबर केबल से कनेक्टिविटी की जाएगी। अगला देखते हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीमेडिसिन शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए डिजी गांव पहल शुरू की जाएगी। इसमें है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीमेडिसिन शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए डिजी गांव को मतलब डिजिटल गांव की पहल शुरू की जाएगी। अगला है 2 स्थानों अर्थात इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उड़ीसा में चंडीखोले और राजस्थान के बीकानेर में जो है स्ट्रेटजिक कच्चा माल भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसकी जो क्षमता होगी 15.33 MMT की स्ट्रेटजिक भंडार क्षमता होगी। तो देश में 2 जगह, एक उड़ीसा के चंडीखोले और राजस्थान के बीकानेर में जो है कच्चा माल तेल भंडार बनाया जाएगा। जो इसकी क्षमता होगी 15.33 MMT होगी। आगे देखते हैं सौर पार्क विकास के दूसरे चरण पर अतिरिक्त 20,000 MMT के लिए कार्य किया जाएगा। आगे देखते हैं निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात अवरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई पुनर्संरचित विकेंद्रीय स्कीम नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम 2017-18 शुरू की जाएगी। ये ऐसे ही इसको देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। अब वित्तीय सेक्टर देखते हैं। 2016-17 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समाप्त किया जाएगा और एफडीआई नीति में पारदर्शिता लाई जाएगी और एफडीआई को और उदार बनाया जाएगा। अगला है IRTCT और IRFC और कोंकर जैसे रेलवे के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें यही लिखा है कि IRTCT और इसमें है IRFC और कोंकण रेलवे को जो है शेयर मार्केट में सूचीबद्ध किया जाएगा। अगला है एक समेकित सरकारी क्षेत्र ऑयल मेजर के गठन का प्रस्ताव किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निजी तेल कंपनियां हैं उनमें जो है तालमेल के लिए यह स्थापित किया जाएगा। ऑयल मेजर के नाम से एक जो है समूह या गठन किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निजी क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों के निष्पादन में तालमेल स्थापित करेगा। अगला है 2017-18 में विविध CPI स्टॉक और अन्य सरकारी होल्डिंग से युक्त एक नए ETF की शुरुआत की जाएगी। ये भी वैसे एक बार पढ़ लीजिए। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य नियत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है कितने करोड़ रुपए का ऋण नियत किया गया है मुद्रा योजना के तहत, तो 2.44 लाख करोड़ रुपए। इसमें जो है प्रेफरेंस कैसे जो है दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है कितना आवंटन किया गया है 2.44 लाख करोड़ रुपए। अगला है डिजिटल अर्थव्यवस्था। अभी सरकार ने जो है पिछले महीने जो है भीम ऐप की शुरुआत की है। भीम ऐप से क्या है कि हम किसी बैंक का किसी में ट्रांजैक्शन जो है पैसा ट्रांसफ़र कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो इसमें देखते हैं अभी तक 125 लाख व्यक्तियों ने भीम ऐप को अपना लिया है।
सरकार भीम की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए 2 नई योजनाएँ शुरू करेगी। गवर्नमेंट जो है इसमें वो कर रही है, कैशलेस ट्रांज़ैक्शन पे जो है ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसके लिए जो भीम ऐप जो शुरू किया गया है, तो इसमें जो है भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए 2 जो योजनाएँ शुरू करी गई हैं, कौन-कौन सी हैं? ये है कि आम आदमियों के लिए जो है रेफरल बोनस योजना शुरू की गई है, और व्यापारियों के लिए जो है कैशबैक योजना। आम आदमी के लिए जो है रेफरल बोनस योजना, और व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना। अगला है आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारी संस्करण आधार पे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसमें यही आधार समर्थित जो है भुगतान प्रणाली का व्यापारी संस्करण आधार पे ये शुरू किया जाएगा। अगला देखते हैं यूपीएसएसडी आधार पे। ये सब स्कीम गवर्नमेंट शुरू कर रही है, ये उसके लिए मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। और इसमें है यूपीआई, यूएसएसडी आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से 2017-18 के लिए 2500 करोड़ के डिजिटल लेन देन के लक्ष्य को पूरा करने का मिशन शुरू किया गया है। कि मतलब यही कि उसके जो ये चलाए गए हैं सारा कि लेन देन पैसे में जो हम लोग करते हैं नोट के रूप में, वैसा नहीं होना चाहिए, कार्ड के थ्रू हो, डिजिटल पे उसको बोलते हैं। उसका लक्ष्य सरकार ने रखा है 2500 करोड़ रुपए का 2017-18 में डिजिटल लेन देन। आगे देखते हैं इसमें क्या है, पीओएस। इसमें पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल को बढ़ावा देने के लिए जो जो एटीएम मशीन लगी होती है उसको बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने मार्च 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनलों को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है उन्हें सितंबर 2017 तक 20 लाख आधार आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में पहला काम ये हुआ है कि पासपोर्ट जो है डाकघरों में भी बनवाया जा सकता है। तो मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्रणी कार्यालयों के रूप में प्रयोग में लाना है, एक ये हुआ है। और जो सेना के अधिकारी हैं उनके लिए जो है एक अलग से ऑनलाइन बुकिंग साइट शुरू की जाएगी। इसमें देखिए ये लिखा है, एक केंद्रीकृत रक्षा प्रणाली विकसित की गई है जिसके माध्यम से हमारे सैनिक और अधिकारी यात्रा टिकटों को ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। आगे देखते हैं रक्षा पेंशन भोगियों के लिए एक जो है ऑनलाइन वितरण प्रणाली स्टार्ट की गई। तो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए वेब आधारित इंटरेक्टिव पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। और आगे देखते हैं, ये वैसे पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत, ऐसे ही है। ये न्यायाधिकरणों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना है। इसमें वही जो न्याय सबको मिले उसी के लिए जहाँ उपयुक्त हो न्यायाधिकरण को आपस में विलय करना चाहिए। अगला है चंपारण और खुर्दा क्रांति दोनों की याद में। दोनों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मतलब किसकी याद में जो है कहाँ किस समारोह क्रांति की याद में जो है समारोह आयोजित किया जाएगा। एक चंपारण और खुर्दा क्रांति दोनों की याद में जो है उचित रूप में समारोहों का आयोजन किया जाएगा। तो एक क्रांति का नाम याद रखिए, चंपारण और खुर्दा। अब राजकोषीय प्रबंधन देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय हेतु 25.4% की वृद्धि करना यह लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें यह है, देखते हैं इसमें जो है राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्यों को कुल 4.11 लाख करोड़ रुपए के संसाधन अंतरित किए जाएंगे। और जो ये संसाधन थे 2016-17 में
3.6 लाख करोड़ रुपए के अंतरित किए गए थे। कि इसमें वृद्धि की गई है कि राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में संसाधन के लिए 4.11 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। आगे देखते हैं, इसमें है FRBM समिति ने आगामी 3 वर्षों के लिए 3% राजकोषीय घाटे की सिफारिश की है। इस पे एक समिति बनाई गई थी। इसे भी क्वेश्चन पूछेगा किस समिति ने जो है 3% राजकोषीय घाटे की सिफारिश की है, तो है FRBM। तो है FRBM समिति ने जो है अगले 3 सालों के लिए जो है 3% राजकोषीय घाटे की सिफारिश की है। तो इसमें सरकार का क्या लक्ष्य है? सरकार का लक्ष्य है 2017-18 में 3.2% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करना और 2018-19 में जो है 3% का लक्ष्य हासिल करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं, इसमें है 2017-18 में सरकार की निवल बाजार उधार जो है 3.48 लाख करोड़ रुपए तक निर्धारित की गई, जो पिछले वर्ष जो है 4.25 लाख करोड़ रुपए की तुलना में काफ़ी कम है। आगे देखते हैं, बजट अनुमान 2016-17 में 2.3% का राजस्व घाटा हुआ, जो घटाकर संशोधित अनुमान 2.1% कर दिया गया है। 2000 इसमें 16-17 में जो बजट में राजस्व घाटा हुआ 2.3% है और इसे संशोधित करके 2.1 कर दिया गया है। अब ये है, इसमें है कि अगले वर्ष के लिए राजस्व घाटा जो है 1.9% निर्धारित किया गया है, जबकि FRBM अधिनियम के तहत 2% राजस्व घाटे का लक्ष्य अधिदेशित किया गया था। जो कमेटी अधिनियम था उसके तहत अगले वित्त वर्ष में 2% राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सरकार ने निर्धारित किया है 1.9%। आगे देखते हैं, विकास की गति को तीव्र बनाने के उपाय। इसमें उपाय बताए गए हैं। इसमें ये पहला है कि विदेशी वाणिज्यिक उधार या बांडों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निकायों द्वारा अर्जित ब्याज पर 5% प्रभारित रियायती विदहोल्डिंग दर को 30/6/2020 तक विस्तारित किया जाएगा। इसको ऐसे देख लीजिए। इसमें मैट के लिए, मैट क्या है? न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट वर्तमान में 10 वर्षों के स्थान पर 15 वर्षों की अवधि तक बढ़ाने की अनुमति। इसमें यही पूछा जाएगा कि मतलब मैट को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो 10 से 15 वर्ष कर दिया गया है। और इसमें आगे देखते हैं, इसमें क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए तक के वार्षिक पर्यावर्त वाली कंपनियों के लिए 25% कर दिया जाएगा। इसमें जिनका इसमें है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए जिस कंपनी का जो है 50 करोड़ रुपए जो वार्षिक पर्यावर्त है, उनको जो है 25% का कर दिया जाएगा। इसको एक बार वैसे देख लीजिए। अगला है, बैंकों को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों हेतु अनुज्ञेय प्रावधानों को 7.5% से बढ़ाकर 8.5% करना, सभी गैर अनुसूचित बैंकों के NPA खातों के संबंध में प्रदत्त आधार के बजाय वास्तविक प्राप्ति पर ब्याज पर अनुसूचित बैंकों के समान ही कर लगाया जाएगा। ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है इम्पोर्टेंट, ये है LNG पर बुनियादी सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% करना। LNG पर जो है बुनियादी सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। ये लक्ष्य रखा गया है। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या है, 3 लाख रुपए से अधिक किसी की भी कैश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नकदी जो है 3 लाख से अधिक जो है इसमें लिखा 3 लाख रुपए से अधिक के किसी
को भी लेन देन की नकदी करने की अनुमति नहीं होगी। आगे देखते हैं, इसमें जो है MPOS, वही मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, के लिए मिनिचीयर्ड POS कार्ड रीडर, माइक्रो ATM स्टैंडर्ड वर्जन 15 फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर और उनके कलपुर्जे तथा इसके उपकरणों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों की BCD उत्पाद शुल्क, CB शुल्क, SD में छूट। इस ये जो जितनी है सब कुछ इसमें सरकार छूट दे रही है, केवल वो चाह रही है कि जो है जो हमारी इकोनॉमी हो कैशलेस हो जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें छूट दे रही है। और एक सबसे बड़ा स्टेप है चुनावी निधि पोषण में पारदर्शिता। अब इसमें क्या है देखते हैं, एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नगद चंदे के रूप में अधिकतम 2000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकती है। अगला है कि राजनीतिक पार्टियां अपने दाताओं से चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसमें है, इसके लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा इस संबंध में किसी योजना के अनुसार चुनाव बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, उसके तहत जो है चुनाव बॉन्ड जारी किए जा सकेंगे। अगला है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी विवरणी प्रस्तुत करना होगा। अब पूरा जो राजनीतिक पार्टियों को अपना विवरण देना होगा पूरा। अगला है कि राजनीतिक पार्टियों को आयकर के भुगतान से मौजूदा छूट केवल इन शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन ही मिलेगा। अगर ये नियम तोड़ती हैं, किसी से 2000 से ज़्यादा जो है चंदा लेती हैं एक बार में, तो उनको जो है इस दायरे से बाहर कर दिया जाएगा अगर इसका उल्लंघन करती हैं। अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत आयकर। इसमें है 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति निर्धारितों के लिए कराधान में मौजूदा दर को 5% से घटा 10% से घटा के 5%, मतलब पहले 2.5 से 5 लाख रुपए पे जो कर लगता था, टैक्स लगता था, वो था 10%, अब उसे 5% कर दिया गया है। और 2.5 से 5 लाख में कोई चीज, 2.5 से 5 लाख में जो है 10 से घटा के 5% कर दिया गया है। और अगला पॉइंट है, भारत के किसी नागरिक के लिए जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक या 80 वर्ष से कम हो, उसके लिए व्यक्तिगत कर सीमा में 3 लाख तक की छूट दी जाएगी। 60 से अधिक या 80 से कम हो, उनके व्यक्तिगत कर सीमा में 3 लाख तक की छूट दी जाएगी। सीमा में जो है 3 लाख तक की छूट दी जाएगी। अगला है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आय कर में जो है 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए की सीमा तक जो है छूट दी जाएगी। अगला है, जिन व्यक्तियों की वार्षिक कर योग्य आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर देय कर का जो है 10% अधिभार होगा। 50 से 1 करोड़ जिनका होगा पर्सनल, उनको जो है 10% अधिभार होगा, 10% टैक्स देना होगा। अब वस्तु एवं सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर है, GST की बात कर रहे हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने आयोजित 9 बैठकों के आधार पर आम राय से लगभग सभी मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। इसमें कुछ बताने का है नहीं। अगला है, GST के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तैयार करने का कार्य भी अनुसूची में है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तैयार की जा रही है GST के लिए। अब इसमें देखते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। 1 फरवरी 2017 को प्रस्तुत केंद्रीय आम बजट 2016-17-18 में से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन सा सही, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2016 मतलब 17-18 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 3.2% तय किया गया है, एकदम सही है।
और 2018-19 के लिए कितना तय किया गया है, 3% तय किया गया है। अगला है, ये भी सही, पहला सही है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 से बढ़ा के 55% हो गई है, ये भी सही है। पहले 48% थी, अब 55% कर दी गई। अगला है, वित्त वर्ष 2017-18 में मनरेगा के लिए जो है 38,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये इसमें जो है गलत दे दिया है, इसमें मिसिंग है। ये 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये भी गलत है। वर्ष 2019 तक वर्ष 2019 तक भारतीय रेल के सभी कोचों में बायो शौचालय लगाया जाएगा, ये सही है। केवल इसमें तीसरा गलत है। तीसरे में जो है 2017-18 मनरेगा में जो 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, लेकिन इसमें दिया है 38,000, इसलिए गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। अब इस वीडियो से संबंधित जो भी सजेशन हो या जैसा वीडियो आप चाहते हो उसके कमेंट में दे सकते हैं, तो उसके लिए हम इम्प्रूव करेंगे। किसी चीज़ में कोई कंप्लेन हो तो उसको आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो उसको हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।